ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। हम जानते हैं कि चेष्टा का सरल अर्थ प्रयास भी है। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक चरणों में, अनेक स्थलों पर लक्ष्यगामी होने के लिए बहुत सी चेष्टाएं करनी होती हैं और चेष्टा में एकाग्रचित्त होने का भाव निहित रहता है। इसीलिए संस्कृत में कहा भी गया, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताते हुए चेष्टा को इस रूप में रेखांकित किया गया। यह वह मनोवृत्ति है जो किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट की जाती है। इसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके प्रकटीकरण के साथ साथ इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों का प्रस्तुतिकरण जीवन में होता है। कई बार साहित्य जगत में चिंतन विचार करते हुए साहित्य और समाज के चिंतकों ने इस प्रकार के बिंदुओं को हमारे समक्ष रखा है। तुलसीदास की समन्वय की विराट चेष्टा को हम रामचरितमानस में या उनकी समस्त रचनाओं में देख सकते हैं। समाज सुधारकों ने समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, अनुशासनों में भरपूर चेष्टाएं की हैं। शिक्षक चेष्टा करता है कि विद्यार्थी को वह उसके लक्ष्य तक, उद्देश्य तक ले जाने में भरपूर प्रयत्न करे, योगदान करे। विद्यार्थी चेष्टा करता है कि वह पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर हो, अपने पांव पर खड़ा हो। इसी तरह माता पिता चेष्टा करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, आत्मनिर्भर हों, उनमें सद्विचार आएं, उनमें नैतिक मूल्य आएं और वो देश तथा राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकें। हमारे हिंदी या भारतीय भाषाओं के चिंतकों ने, कवियों ने भी चेष्टा शब्द पर गंभीरता से विचार किया है। भारतवर्ष का महान लोकनायक हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में उसे स्वीकार करते हैं जो कायिक चेष्टा से ऊपर उठकर आत्मिक चेष्टा की ओर बढ़ता है। चेष्टा विकास की जननी है, यानी जहां चेष्टा होगी वहां विकास के मार्ग अवतरित होंगे, खुलेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि चेष्टा आवश्यकता की ओर ले जाती है। जब हमें किसी वस्तु, किसी लक्ष्य आदि की प्राप्ति की आकांक्षा होती है तो उसके लिए चेष्टारत होना, चेष्टा करने का क्रम या उपक्रम यह अपनाना, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चेष्टा वास्तव में एक अद्भुत गुण है। यह समंदर है जहाँ जल है बहुत गहरा, यहाँ हर एक का दम फूल जाता है। यहाँ पर तैरने की चेष्टा भी व्यर्थ लगती है। एक तरफ यह भाव है और दूसरी तरफ कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस तरह हम देख सकते हैं कि चेष्टा के दोनों तरह के भाव हमारे समाज में, साहित्य में मिलते हैं। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। रामचरितमानस मिल गया
श्री रामचरितमानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार-बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु 100-100 बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण, इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपाल। उपल की जल जार जेहि सचिव सुमति कपि भालु। राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई कोई हियनी की रीझत राम जानी जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सयवार किए की। जेहि अघ बधे व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी सपने हुसून राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिड़ार पर देखी आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब
सता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,37,196 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9,440 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब लगभग 56% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,43,267 बार जांच की गई। विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे रूस के रक्षा मंत्री श्री सर्गेई से वार्ता भी करेंगे। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे अधिक योगदान करते हुए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम भूमिका निभाएगा। भारत उनकी आवाज भी बनेगा जिनका सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है। खबरों के मुताबिक गलवान घाटी में मारे गए कई चीनी सैनिकों की मृत्यु की सूचना चीनी अधिकारियों द्वारा अब तक उनके परिवारों को नहीं दी गई है। सूचना के अभाव में चीन के सोशल मीडिया पर बहुत से नागरिकों ने दुख व्यक्त किया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक हताहत हो गया है। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता आ रहा है। भारत ने गोलीबारी का जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम क्षेत्रों में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी नागरिक था जिसका संबंध जैश-ए मोहम्मद गुट से था। मुंबई के मलाड क्षेत्र में एक बिल्डर ने 130 फ्लैट्स वाली 19 मंजिला इमारत अधिकारियों को सौंप दी है ताकि इसे कोविड देखभाल केंद्र बनाया जा सके। इस इमारत में 300 मरीजों को रखा गया है। इन सभी में रोग के कम या मामूली लक्षण थे। जापान की इशिगाकी शहर परिषद ने निर्जन सेनकाकू द्वीप समूह के प्रशासनिक स्तर में बदलाव करने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी है। इन द्वीपों को दियाओ द्वीप कहते हुए चीन भी इन पर अपना दावा करता है। चीन ने इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। विश्व व्यापार संगठन में चीन यूरोपीय संघ के सामने एक विवाद हार गया है। यूरोपीय संघ ने चीन द्वारा घरेलू उद्योगों की आर्थिक मदद किए जाने का आरोप लगाया था। कम कीमत की चीनी वस्तुओं पर यूरोपीय संघ उच्च शुल्क लगा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। झारखंड की जनजातीय संस्कृति सुनते हैं एक लघु वार्ता। वार्ताकार हैं प्रशांत महतो। झारखंड की जनजातीय संस्कृति झाड़, जंगल और झरनों का राज्य है झारखंड। यहाँ के जनजातीय जो मुख्यतः आदिवासी हैं। आदिवासी नाम से ही स्पष्ट है, आदिकाल से वास करने वाले लोग। अगर कोई प्रजाति आदिकाल से ही वास कर रही है तो उनकी संस्कृति भी सबसे प्राचीन होगी। झारखंड में कई ऐसे आदिवासी जनजातियां वास करती हैं जिनकी अपनी जनजातीय संस्कृति है। झारखंड के आदिवासी जनजातीय रहन सहन में जितने सरल हैं, उनकी विरासत और उनकी धरोहर उतनी ही धनी और मजबूत है। प्रकृति की पूजा और उसकी सेवा करने वाला यह समूह शांति प्रिय और जमीन से जुड़ा हुआ है। झारखंड की जनजातीय परंपरा में मेहमानों का स्वागत उनके हाथ पैर धोकर उन्हें गुड़ खिलाकर किया जाता है। इस परंपरा का प्रतीक है कि समूह किस तरह दूसरों को खुले दिल से अपने घर के सदस्य के भांति अपनाता है। हजारों साल पुरानी झारखंडी जनजातीय समूहों का इतिहास शायद आज तक अनदेखा और अनछुआ है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। मुंडा, उरांव, संथाल, कोल, असुर, बैगा, बंजारा, बेदिया, भूमिज, बिरहोर, चेरो,
चिकबड़ाई, गोंड, माल पहाड़िया आदि, जो झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, झारखंड की जनजातीय संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की यह सृष्टि, पर आज भी इस सभ्यता में सरलता और सादगी प्रचुर है। झारखंड संस्कृति में प्रकृति को पूजा जाता है। झारखंडी जनजाति मुख्यतः व्यवसाय, कृषि, कारीगरी और शिकार माने जाते हैं। जनजातियां गोत्र चिन्हों को पूज्य मानती हैं। गोत्रों का नाम प्रायः पशु, पक्षी और पेड़ पौधों के नाम पर होता है, इसलिए उनकी हत्या करना या कष्ट पहुंचाना या काटने पर पाबंदी होती है। जैसे उरांव जनजाति में लकड़ा, शेर, तिरकी, बड़ा चूहा, कच्छप, कछुआ, खाखा, कौवा, तिग्गा, बंदर और संथालों में हांसदा, हंस, मुर्मू, नीलगाय, हेम्ब्रम, सुपारी, बेसरा, बाज और कुड़मियों में भी उनके गोत्रों के नाम जानवरों पर ही रखे हुए मिलते हैं, जैसे बागबनवार, बाघ। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी भाषा संथाली और लिपि ओलचिकी। ये झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल एवं धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करती है। इनके गोत्रों में मुर्मू, हांसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टूडू, गेड़ुआर, चोड़े और मरांडी आते हैं। इनकी संस्कृति में आदिम लक्षण दिखते हैं। संथालों में समगोत्रीय विवाह नहीं होता। संथाल समाज में बाल विवाह प्रथा नहीं है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। मुंडा एक भारतीय आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। कुड़ुक उरांव समाज झारखंड की एक प्रमुख जाति है। यह समाज ज्यादातर जीवन शैली के लिए जंगल और खेत पर निर्भर होता है। दुनिया भर में इसकी आबादी कम से कम 30 से 40 लाख की है। जहां इस दौर में कई जगह दहेज जैसी कुप्रथा आज भी चलन में है, क्या आप जानते हैं झारखंड की सभ्यता में दहेज प्रथा कभी रही ही नहीं। उल्टा कई समुदायों में लड़के वाले लड़की वालों को भेंट देते हैं। मुंडा समाज में शादी के समय एक हल बैल देने की प्रथा है, तो कई समुदायों में धान देने की रीत है। झारखंडी समाज में तो शादी के एक दिन पहले लड़के और लड़की के घर पर मड़वा गाड़ा जाता है। सखुआ पेड़ के 9 मजबूत डंडे घर में आंगन में गाड़े जाते हैं। माना जाता है कि 9 स्तंभ की भांति इस जोड़ी की 9 पीढ़ी हों। शादी में बारातियों का स्वागत धूमधाम से नाच गान के साथ होता है। लड़की और बारातियों को अपने घर से एक कतार में एक दूसरे का हाथ थामे ढोल, नगाड़े और मांदर की थाप पर नाचते हुए लेने उनके पड़ाव तक जाते हैं। इसी तरह नाचते गाते आते हैं। इसे परघाना कहा जाता है। उन पर अंबा यानी आम के पत्तों से पानी छींटकर चौखट पर उनके हाथ पैर धोकर उनका स्वागत किया जाता है। झारखंडी संस्कृति सरल जरूर है, पर इसके भी अनेक रंग हैं। चूंकि झारखंडी समाज में प्रकृति का अत्यधिक महत्व माना जाता है, इसलिए इनके ज्यादातर त्योहार मौसमों के हिसाब से होते हैं। झारखंड में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पर्व कर्मा हिंदू माह के अनुसार भादो की पूर्णिमा के 11वें महीने में आयोजित किया जाता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच पड़ता है। कर्मा का पर्व हो, मुंडा, उरांव, खड़िया, कुड़मी झारखंड का एक बहुत बड़ा समुदाय संथालियों में मनाया जाता है। इस दिन करम के पेड़ की पूजा की जाती है। ये पेड़ प्रजनन, समृद्धि और सुख मुहैया कराने वाली चीजों का प्रतीक है। करम पर्व के दौरान करम के पेड़ों की 2 शाखाओं को घर के आंगन में लगाकर नाच गाने के साथ कर्मा नर्तकियों द्वारा किया जाता है। दूध और हड़िया, जो एक प्रकार का चावल से बना पेय है, के साथ मिलकर यह शाखा उस स्थान के बीच उठाया जाता है जहां समूह नृत्य करता है। कुंवारी लड़कियां इस दिन अच्छा और खास वर पाने के लिए पूजा और व्रत करती हैं। झारखंडी सभ्यता में कृषि कार्यों के हर चरण में कुछ संस्कार और कुछ अनुष्ठान किए गए हैं। बुआई के समय ओअरान मनाते हैं, धान बुनी, जबकि संथाल में एरोक्सीम मनाते हैं। इन सभी त्योहारों में पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए और अच्छी फसल होने के लिए पक्षी को बलिदान किया जाता है। जब फसलें काटा जाता है तो आदिवासी लोग त्योहार सोहे संथाल द्वारा, खरनी पूजा ओरेन द्वारा और मगे परब मूंदो द्वारा को मनाते हैं। इन सभी त्योहारों को प्रकृति, उनके देवताओं और उनके पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाया जाता है। झारखंड के हर समारोह में एक साथ नाच गाना और खाना पीना हर समुदाय का एक मुख्य आकर्षण है। गायन और नृत्य आदिवासी लोगों के जीवन में बहुत अहम हिस्सा है। झारखंड में अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग लोकगीत और नृत्य हैं जो उनकी भावनाओं और संस्कृति को दर्शाते हैं। झारखंड की जनजातियों से, उनकी संस्कृति से, उनके रहन सहन, खान पान से मौजूदा समय की बहुत सारी विसंगतियों का हल निकाला जा सकता है। बस जरूरत है इन संस्कृतियों पर और शोध करने की।
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरी जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीढ़ियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरी मन शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था नहीं कभी मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत एक विजेता बनकर उभरेगा। आलेख बी भट्टाचार्य का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। विगत कुछ दिनों से भारत तथा चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के एक निश्चित बिंदु पर अचानक भड़की अनावश्यक हिंसा पर रिपोर्टिंग करने में मीडिया व्यस्त रही है। बहुत से देशों के बीच सीमा के मुद्दों पर भिन्नताएं हो सकती हैं और ये एक सच्चाई है। इनमें से अधिकतर देशों ने इन भिन्नताओं के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए सैन्य तथा राजनयिक दोनों ही स्तरों पर कई तरह की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। ऐसे में भारत कोई अपवाद नहीं है। फिर चीनी सैनिकों ने अकारण आक्रामकता क्यों दिखाई, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। चीन की इस आक्रामकता को लेकर जनता में रोष और आक्रोश है। हालांकि क्रय शक्ति के मामले में दोनों ही विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये विश्व की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों राष्ट्रों में विकास का सबसे बड़ा स्रोत विश्व व्यापार में इनकी प्रभावशाली भागीदारी है। भारत की तुलना में चीन के लिए ये अधिक सत्य है। रूढ़िवादी मार्क्सवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूंजीवादी शोषण का एक उपकरण मानती है। जिस पहली व्यवस्था पर लेनिन ने हस्ताक्षर किया था वो रूस के विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित थी। बाहरी दुनिया से संबंध संदेह की नज़र से देखा जाता था। चीन भी ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करने के मामले में इससे कोई अलग नहीं था।
1970 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों के बाद चीन विश्व व्यापार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। अमेरिका के विशाल बाजार का लाभ उठाने के लिए जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया। 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में अपनी पहुंच का बहुत प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया। ये उच्च निर्यात करने वाला अर्थव्यवस्था बना, साथ ही इसने सिवाय निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल को छोड़कर अपने बाजार को अपेक्षाकृत बंद रखा। इस प्रकार की एक नीति निश्चित रूप से चीन के लिए एक दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में मददगार साबित हुई, लेकिन इसने इसके व्यावसायिक साझेदारों में तनाव को भी जन्म दिया। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बाजार में अधिक पहुंच देने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार में अधिशेष लगातार चीन के पक्ष में बहुत अधिक रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कदम उठाए और चीन ने इसके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की। इसका परिणाम विगत आधे दशक के दौरान सबसे बदतर व्यापार युद्ध के रूप में देखने को मिला। भारत भी एक समान समस्या का सामना कर रहा है। चीन के साथ इसका द्विपक्षीय व्यापार घाटा बस टिकाऊ नहीं है, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों के उलट भारत ने किसी प्रकार का कठोर उपाय नहीं किया है। सिर्फ इसने इस मुद्दे को व्यापार मामलों की द्विपक्षीय चर्चाओं में नियमित रूप से उठाया है। भारत मौलिक सिद्धांत का एक दृढ़ विश्वासी है। अगर दोनों पक्ष खुले दिमाग से मिलते हैं तो इसका मानना है कि सभी समस्याएं बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं। चीन बहुत हद तक अपनी अर्थव्यवस्था की एक स्थिर मंदी से गुजर रहा है। चल रही महामारी निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक संकुचनकारी प्रभाव छोड़ रही है। चीन जैसी एक निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए ये विध्वंसकारी है। खुले वैश्विक बाजार ने चीन को अभूतपूर्व विकास करने के योग्य बनाया और करोड़ों चीनी जनता को दयनीय निर्धनता से छुटकारा दिलाया, जो अब कम से कम अगले 2 वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। चीन को इस सच्चाई को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। भारत व्यापक चीनी उत्पादों का एक विशाल बाजार है। कई उत्पाद श्रेणियों में चीनी कंपनियों का बाजार में वर्चस्व है। इसके अतिरिक्त चीन एक बड़ा निवेशक भी है। चीन भारत के साथ वार्षिक रूप से $50 बिलियन तक के व्यापार अधिशेष में है। सीमा मुद्दों पर राजनीतिक भिन्नता के कारण व्यापारिक संबंधों में आने वाली किसी प्रकार की बाधा भारत की तुलना में पहले से ही कमजोर हो चुकी चीनी अर्थव्यवस्था के लिए और हानिकारक होगी, और ये प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों की नौकरियों को प्रभावित करेगी, जिस कारण बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। निर्धनता निवारण में चीन ने जितनी भी बढ़त हासिल की है, सब समाप्त हो जाएंगी। भारत या तो अपने देश में उत्पादन कर सकता है या फिर चीन की आपूर्तियों को अन्य स्रोत से खरीद सकता है। मुख्य रूप से कम मूल्य के बल पर चीन बाजार में आकर बाजार की स्थिति को मजबूत बना सकता है। भारतीय कंपनियों में नवीनता लाने की योग्यता और उत्पादन क्षमता दोनों को बढ़ाने की योग्यता है, और भारत एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। आम जनता की राय चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की है, और भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में इसका अर्थ बहुत व्यापक है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।